हरम गाड़ी में आकर बैठा तो चंद पल खाली खाली निगाहों से स्टीयरिंग को देखने लगा। उसके कान में बारीक सा कम्युनिकेटर लगा हुआ था। चूंकि वो खाकस्तरी रंग का था तो अंदाजा ना हुआ कि कोई आला भी उसके कान में लगा हुआ है। वो एक बेहद हसास माइक्रोफोन से आरास्ता कम्युनिकेटर था। उसका एक हिस्सा सारंग के कान में लगा था और यकीनन वो नाज़नीन के साथ हुई सारी गुफ्तगू बआसानी सुनता रहा। वो इस कदर बदगुमान क्यों लग रही हैं? सारंग उसके कान में बोला था। हरम ने गहरा सांस लेकर पट्टी बंधे हाथ को उलट पुलट कर देखा, फिर कंधे उचकाए। वो गलत फहमी का शिकार हैं। उन्हें लगता है कि शायद मुझे उनके रिश्तेदारों ने भेजा है ताकि उन्हें रजा की बारात में कायल करके ले जा सकूं। यकीनन मेहंदी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी नजरों से चूक गया है। क्या मतलब? मतलब सीधा है, कोई उन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे वो बखूबी वाकिफ हैं। अब जबकि वो इस बात से वाकिफ है तो वो हर एक को शक की निगाह से देख रही हैं। दूसरे मानों में कॉन्शियस हैं। फिर अब सारंग की सवालिया सी आवाज उसके कम्युनिकेटर में एक बार फिर से गूंजी थी। अब यह कि मेरा जख्म बेकार जा चुका है, कोई दूसरा रास्ता है उन तक पहुंचने का? रास्ता तो हमेशा होता है, बस हमें नजर देर से आता है। क्या करना चाहते हो तुम हरम? उसके इस्तफसार पर वो काफी देर तक खामोशी से लब सुकेड़े बैठा रहा। आंखें छोटी किए वो उसके हर रवैये का एक बार फिर से तजजिया कर रहा था। वो उस बरामदे में बैठे जख्मी से मासूम हरम से कदरे मुख्तलिफ लग रहा था, एकदम गहरा और संजीदा सा। तुमने उसकी हिस्ट्री शीट निकाली थी? क्या कुछ मिला वहां से? कुछ खास नहीं, बस यही मिला कि वो पहले अपने दादा के घर में रहा करते थे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से अब मुझे वजूहात नहीं पता, और जिन लोगों से मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं उन्हें भी इन वजूहात के बारे में इल्म नहीं था। शायद कोई बहुत अंतर की बात है। खैर, वो फिर वहां से इस मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। वो करीबन 18 साल से इसी मोहल्ले में रहाइश पजीर हैं। वो शायद किसी पर्चे से सारी मालूमात पढ़कर उसे सुना रहा था। हरम निचला लब दुबाए सोचती निगाहों से सामने लगे शीशे से बाहर तक रहा था। कुछ और तो कुछ, अरे हाँ, उसे जैसे यकदम ही कोई बेहद दिलचस्प मालूमात याद आई थी। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई। वो काफी अरसे तक माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती रही हैं। चाबी घुमाता उसका हाथ अगले ही पल थम गया था। अबरू बेसाख्ता ऊपर को उठे और आंखों में गहरी हैरत ने सर उठाया। अच्छा, स्ट्रेंज। कौन से साइकाइट्रिस्ट के पास? और सेशंस किस हवाले से लिए उन्होंने? मैंने इस माहिर नफ्सियात की बाबत जानने की कोशिश की तो पता चला वो अरसा दराज से पाकिस्तान छोड़कर स्कॉटलैंड शिफ्ट हो चुके हैं। और जहां तक बात सेशंस की है तो उन्हें शायद PTSD था। वो थेरेपी सेशंस लिया करती थी। PTSD? उसने नासमझी से दोहराया। क्या ये मालूम हुआ है कि किस किस्म के ड्रामा का शिकार रही थी वो? नहीं। दूसरी जानिब से सारंग की फीकी सी आवाज उभरी थी। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। इस बारे में सिर्फ हमें वो खुद या फिर उनसे जुड़ा कोई करीबी शख्स बता सकता है। लेकिन तुम क्या करोगे इस बारे में जानकर? मेरे लिए उनकी नफ्सियाती हालत समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर सकूंगा। वो खोल में कैद हैं, मुझे उन्हें बचाने के लिए इस खोल को तोड़ना ही पड़ेगा। खैर, ये बताओ, जीरो के हवाले से कुछ खबर मिली? सारंग ने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था। नहीं, वो बिल्कुल खामोश है
और मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हरम। कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वो उन्हें गोलियों से भून देगा तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा सारंग। हरम ने कहकर इग्निशन में चाबी घुमाई तो सर्द पड़ते इंजन में जिंदगी की हरारत तोड़ उठी। तुम्हें कैसे मालूम? कातिल कत्ल करने पर आमादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर इस आमादगी के बावजूद भी वो वक्त ले रहा है तो इसका एक ही मतलब है, वो हमारे मूव को महसूस कर चुका है। पहले वो मोहतात नहीं था, लेकिन अब वो मोहतात हो गया है। वो प्रिडिक्ट करेगा, फिर प्लान और फिर प्ले। उसने बात खत्म करके आहिस्ता से अपने कान में जमा नाजुक सा आला निकालकर सामने डैशबोर्ड पर डाल दिया था। उसकी भूरी आंखें गहरी स्याही माइल दिख रही थी। उसने अगले ही लम्हे गाड़ी के साथ लगे शीशे पर निगाह डाली और गहरा सांस भरकर रह गया। एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता अब वो बेहद तेजी से गाड़ी निकाल कर ले गया था। कच्चे सहन वाले घर में हर जानिब खामोशी फैली हुई थी। इस खामोशी का असर इस कदर गहरा था कि दरो दीवार, क्यारियों में लगे पौधे, आसपास फैली ठंडी सी फजर और आसमान से बरसती वो नीली रोशनी भी इसकी छाप से पहलू तही नहीं कर पाई थी। नाज़नीन नाश्ता किए बगैर, किसी से भी बात किए बगैर वक्त से 1 घंटा पहले ही यूं चली आई थी। राहदारियों में फैली खनकी में उसे अपना आप सर्द पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर लाइब्रेरी का दरवाजा धकेला और फिर चंद पल खाली खाली सी चौखट पर ही खड़ी रही। लाइब्रेरी के अंदर कदीम कुतुब की महक ने बसेरा कर रखा था। सूरज की किरणें चूंकि अभी तक पूरी तरह से उभरी नहीं थी, इसीलिए लाइब्रेरी में लगे बड़े शीशों वाली खिड़कियां इस चमक से लाताल्लुक सी दिख रही थीं, यूं गोया खोखली सी हो गई हों। उनका अक्स, उनकी खूबसूरती, उनकी नज़ाकत इन किरणों से थी जो अपने वक्त से चंद कदम पीछे थी, अकब में कहीं किसी पसे मंजर का हिस्सा। वजदान और सोफिया तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी समात में जावेद के आखिरी अल्फाज उतरे थे। तकलीफ सवा होने लगी। किताबों की खुशबू ने लम्हे भर को उसका दम कोड़ दिया था। वो अपना बैग टेबल पर गोया फेंकती हुई बाहर चली आई थी। उसने बाहर राहदारी पर खड़े होकर गहरे गहरे सांस लिए। और जिम्मेदारियां बहुत वजनी होती हैं। बाज़ औक़ात इंसानों की सांसों का तसलसल तक तरम परम कर देती हैं, किए रखती हैं। उसने अपनी पुश्त दीवार से टिकाई और फिर सफ़ेद पड़ते लबों पर जुबान फेरने लगी। क्या करना चाहिए उसे? क्या हामी भर लेनी चाहिए? क्या हर दफ़ा का इन्हिराफ गुनाह किसी सूरत नहीं रखता? क्या वालिदैन की तकलीफ का बाइस बनने का कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता? वो अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने पूरे घराने को जिल्लत के अजाब से दो चार करती आई थी। इस पर लाजिम था कि वो उनकी हर बात मानती, उन्हें खुश रखती। उन्हें खुश रखने के लिए वो अपनी हयात तक वक्फ कर देती। शायद तब भी वो उनका कर्ज नहीं उतार सकती थी। उसे यकलख्त ही अपने कंधों पर बेतहाशा बोझ महसूस हुआ था। नाज़नीन ने बंद मुट्ठी सीने पर रखी। उसे खुद को संभालना ही था। खुद को संभालने के लिए तो कोई शाना मुयस्सर नहीं आया करता था। खुद को उठाने के लिए अपने ही जख्म हाथों का सहारा दरकार था। किसी तारीक कोठड़ी से बाहर का रास्ता अपने ही जख्मी तलवों पर चलकर अबूर करना था। उसे इस बिखरती खनक से सुबह में अपना जोड़ जोड़ जख्मी महसूस हुआ था। उसने आंखें मूंद ली थी।